हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सिंचाई परियोजना, जिसके अंतर्गत नहर बहुउद्देशीय परियोजना हमारी चल रही थी। आज के जो बिंदु है वो है नर्मदा नहर, गुड़गांव नहर जिसे हम यमुना लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं, एक है भरतपुर नहर और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये चार परियोजनाओं के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र है ये। ठीक है, और इस राजस्थान के अपवाह तंत्र में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना। ठीक है, और इसी परियोजना के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है हमारा बहुउद्देशीय परियोजना, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं नहर बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, और हमारा आज का जो बिंदु है वो है, कौन सा बिंदु बताया मैंने आपको? आज का बिंदु है नर्मदा नहर। पिछले 3 बिंदुओं में हमने पढ़ लिया था, जिसमें चंबल है और भी बड़ी बड़ी परियोजनाओं का अध्ययन किया हमने। आज का जो है वो है नर्मदा नहर। देखिए, नर्मदा नहर जो है, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, शुरुआत हुई है इसकी 2008 के अंदर, इसकी शुरुआत मानी गई है। ठीक है, अब निकली कहां से तो सुन लीजिए। नर्मदा नहर सरदार, ठीक है, सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार सरोवर बांध से ये निकली है। ठीक है, अब आपको बता दूं ये बांध कहां पर है? गुजरात के अंदर। ठीक है, ये गुजरात से ये निकली है। नर्मदा नहर सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकाली है। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर मैं बात करूं इस नहर से, नहर के निर्माण में किस किस राज्यों का सहयोग रहा है, तो गुजरात और राजस्थान का। ठीक है, सहयोग की बात करें तो सहयोग किसका? एक तो गुजरात का और एक राजस्थान राज्य का इस नहर में निर्माण में सहयोग रहा है। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक लाभ किन जिलों को मिला है, तो सुन लीजिए, सर्वाधिक लाभांतिक हम कह सकते हैं। ठीक है, लाभान्वित क्षेत्र, तो वो कौन कौन से जिले बताए मैंने? जालोर और बाड़मेर। जालोर है और बाड़मेर जिलों को सबसे ज्यादा फायदा इस नहर से हुआ है। नर्मदा नहर पर फव्वारा और ड्रिप सिस्टम होता है, बूंद बूंद। यह सिंचाई तकनीकी के अंदर अनिवार्यता से लागू किया गया है इस नहर के अंतर्गत। ठीक है, लिख देंगे नर्मदा नहर के अंतर्गत एक तो फव्वारा व बूंद बूंद तकनीकी को सिंचाई में क्या डाला है? अनिवार्य लागू किया गया है। ठीक है, ये नर्मदा नहर के अंतर्गत की गई प्रक्रिया। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस नर्मदा के अंदर लिफ्ट नहरों की, ठीक है, लिफ्ट नहरें कितनी? इसमें 3 है। कितनी है? 3। एक तो आपके लिफ्ट नहर है सांचौर लिफ्ट, जो कि जालोर में है। एक है बादरेड़ा, ये है जालोर में, और एक है पनेरिया, ये लिफ्ट है बाड़मेर में। ठीक है, ये लिफ्ट नहर की बात कर लेते हैं। नर्मदा नहर की 3 लिफ्ट नहरें, और वो 3 लिफ्ट नहरें कौन सी है? पहली कहां? सांचौर लिफ्ट, जो कि जालोर में, सांचौर लिफ्ट, और ये है जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरी अगर मैं लिफ्ट नहर की बात करूं तो कौन सी बताई मैंने? भादरेड़ा। ये लिफ्ट जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? ये है जालोर में, ये भी जालोर में है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की लिफ्ट नहर, ये है पनेरिया लिफ्ट। और आपको मैं बता दूं, ये जो लिफ्ट है ये कहां उपस्थित है? बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर में।
इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है नर्मदा नहर का। शुरुआत 2008 में सरदार सरोवर डैम से गुजरात से इसको निकाली गई। सहयोग सबसे ज्यादा गुजरात और राजस्थान का रहा। लाभान्वित क्षेत्र जो है वो जालोर बाड़मेर में है। फव्वारा और ड्रिप सिस्टम इस तकनीकी के अंदर, सिंचाई के अंदर इसे अनिवार्य लागू किया गया है। और इसमें जो 3 लिफ्टें हैं, ये आपकी लिफ्ट नहर है जो कि आपके इस नर्मदा नहर के अंतर्गत मौजूद है। ठीक है, चलिए अगला बिंदु डाल लीजिए अब, गुड़गांव नहर यमुना लिफ्ट नहर। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए। देखिए गुड़गांव लिफ्ट नहर जो है, सॉरी गुड़गांव नहर और यमुना लिफ्ट नहर की अगर हम बात करें तो सहयोग की बात कर लेते हैं। अगर जिस स्टेट ने इसमें सहयोग किया है वो आपके राजस्थान हरियाणा। ठीक है, 2 स्टेट है, राजस्थान है और हरियाणा। इन दोनों राज्यों ने इस नहर के अंदर इन्वेस्ट किया और इस नहर का निर्माण किया। अगर मैं बात करूं किस नदी के ऊपर इस नहर को बनाया गया, तो यमुना नदी के ऊपर इसको बनाया गया, मतलब यमुना नदी के जल से इसको प्रारंभ किया गया। अगर मैं लाभान्वित क्षेत्र की बात करूं, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को अगर फायदा हुआ है तो बता दूं आपको, भरतपुर सबसे ज्यादा, भरतपुर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, सर्वाधिक लिख देता हूं इस जगह। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं शेखावाटी, शेखावाटी एरिया को भी फायदा हुआ है, जिसके अंदर देखो चूरू आता है। ठीक है, चूरू आता है, सीकर आता है, झुंझुनू। ठीक है, ये क्षेत्र ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, आगे बात सर में, तो ये तो इतना ही है। इसके अंदर गुड़गांव नहर के अंतर्गत सहयोग राजस्थान हरियाणा, नदी है यमुना और लाभान्वित क्षेत्र भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र। छठे नंबर का पॉइंट डाल लीजिए, यह है भरतपुर नहर। कौन सी नहर? भरतपुर नहर। अगर मैं भरतपुर नहर की बात करूं तो किस सहयोग के माध्यम से? देखिए सहयोग जो है हुआ है किन किन राज्यों ने किया? एक राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजस्थान के माध्यम से और उत्तर प्रदेश के माध्यम से इस नहर का संचालन होता है। ठीक है, मतलब इन दोनों राज्यों ने इसको बनाया है, इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर, अगर मैं किस नदी के ऊपर बनाया गया, मतलब किस नदी के माध्यम से इस नहर का निर्माण किया, तो नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। अगर मैं लाभ की बात करूं, लाभान्वित क्षेत्र है तो भैया इसके अंदर सबसे ज्यादा लाभान्वित क्षेत्र है भरतपुर। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? भरतपुर को। ठीक है, चलिए ये 2 बिंदु कंप्लीट होते हैं अपने। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए 7वां बिंदु डाल लेंगे अपन, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। देखिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को अगर शॉर्ट लैंग्वेज में बोले तो ERCP। ठीक है, अगर हम इसे बोले तो ई से पूर्वी, ईस्टर। ठीक है, आर से राजस्थान, सी से कैनल मतलब नहर और पी से प्रोजेक्ट हो गया, मतलब ईस्टर राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। अब इसकी बात कर लेते हैं अपन। अगर मैं बात करूं इस नहर की परियोजना की संभावित बजट की, कि किस बजट के अंदर इस नहर का निर्माण कार्य किया गया है, तो बजट है इसका कितना? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसका बजट आका गया है कम से कम, ये एक संभावित बजट है 37,500 करोड़। ठीक है, 37,500 करोड़ का इसका बजट रहा है। ठीक है, इसके निर्माण के अंदर इतनी लागत लगी है। लाभान्वित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 3 भागों में इसको बांटा गया है, वो 3 भाग, 4 भागों में इसको बांटा गया है। वो 4 भाग कौन से हैं? लाभान्वित क्षेत्र डाल लेते हैं। अब देखिए लाभान्वित क्षेत्र कौन से, संभाग में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला संभाग जो है वो भरतपुर का है, भरतपुर संभाग। अब देखिए भरतपुर संभाग में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, एक तो भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, ये 3 क्षेत्र आते हैं जो कि आपके भरतपुर संभाग के अंतर्गत है। दूसरा जो संभाग है, दूसरा संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। ठीक है, कोटा संभाग। कोटा संभाग में जो क्षेत्र आता है वो है
कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, इन क्षेत्रों को फायदा मिलता है इस नहर का। तीसरा जो संभाग है वो है अजमेर और टोंक। ठीक है, अजमेर और टोंक। चौथा संभाग जो है वो है जयपुर संभाग, जिसमें जयपुर, दौसा और अलवर आता है। ठीक है, जयपुर संभाग आता है इसमें, जिसमें कौन कौन से भाग बताए मैंने, एक तो खुद जयपुर, दौसा और अलवर। ठीक है, इस तरीके से इन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो ERCP जो है, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट जो है, इसके उद्देश्य क्या है, कौन कौन से उद्देश्य है, तो बता दूं आपको मैं। इसमें उद्देश्य देखा गया है 13 जिलों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना इस ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट का उद्देश्य रहा है। इस परियोजना में 26 वृहद मतलब बड़े और मध्यम परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसके द्वारा कम से कम 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का उद्देश्य लेके ये कैनल प्रोजेक्ट आया। इसके अलावा बता दूं आपको मैं, ये जो कैनल प्रोजेक्ट है ये राजस्थान राज्य के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के तहत मानसून के समय चंबल की जो सहायक नदियां हैं, जैसे कुनून है, कुरान है, कुराल, एक काली सिंध है, चाकन है, मेज है, पार्वती है, इनका जो अतिरिक्त जल है उस अतिरिक्त जल को बाणगंगा, बनास और गंभीरी जो नदी है उसमें फैला दिया जाएगा, वितरित किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। उद्देश्य का पॉइंट डालेंगे अपन कि ERCP का उद्देश्य क्या क्या है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, ERCP का पहला उद्देश्य क्या बताया मैंने, कम से कम 13 जिलों को एक तो सिंचाई का पानी और एक पेयजल जल उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये पहला फायदा। दूसरा उद्देश्य क्या है, इस परियोजना में 26 वृहद, इस परियोजना में 26 बड़े व मध्यम परियोजना जितनी भी है निर्माण। ठीक है, मतलब इस परियोजना से 26 बड़े और मध्यम परियोजनाओं का निर्माण करना है। ठीक है, इस परियोजना से 26 बड़े और मध्यम परियोजना का निर्माण करना, ये इसका दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य क्या बताया मैंने आपको, इस नहर परियोजना से कम 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई उपलब्ध करवाना। ठीक है, 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना सिंचाई के माध्यम से। ठीक है, चौथे नंबर का सुन लीजिए, चौथा फायदा क्या, उद्देश्य क्या है कि जब मानसून आता है, ठीक है, एक तो आपकी ये जो राज्य है अपना राजस्थान राज्य, इसके लिए ये परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। और जब मानसून आता है तो चंबल की जितनी भी सहायक नदियां होती है उसमें उफान आ जाता है, तो उसका पानी जो है डिवाइड कर दिया जाए। तो ये फायदा, ये उद्देश्य लेके ये परियोजना आई थी। ठीक है, इसको लिख देंगे ERCP, यह राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना में मानसून के समय चंबल की सहायक नदियों के जल का वितरण, और नदियां जैसे कि बाणगंगा है, ठीक है, इसके अलावा बनास है, इसके अलावा आपके गंभीरी नदियों को क्या किया जाएगा, वितरित किया जाएगा।
अब चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है, जैसे कि काली सिंध है, चाकन मेज है, पार्वती है, कुराल है, कुनून है, ये ऐसी सहायक नदियां हैं। जब आपके मानसून आता है तो इस नदी के अंदर उफान बहुत तेज हो जाता है, पानी बहुत तेज हो जाता है, तो इस पानी को बाणगंगा के अंदर, बनास में और गंभीरी नदी के अंदर वितरित किया जाएगा। ये ERCP का उद्देश्य है। ठीक है, तो यहीं पे अपना ये कंप्लीट होता है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, और हमारी ये 4 परियोजनाएं खत्म होती है। और अब मैं बता दूं आपको, ये जो नहर परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी अपनी कंप्लीट होती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।